हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं फिर आपके पास आया हूं एक नए टॉपिक लेकर, नया कॉन्सेप्ट लेकर, नया क्वेश्चन लेकर। करंट चैप्टर शुरू है। करंट के लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, याद करो, सेल का ईएमएफ टीपीडी आपको याद होगा। आई डोंट नो याद है या नहीं याद है, मैंने क्या क्या पढ़ाया था आपको। एक सेल होता है, एक होता है ईएमएफ ई, जब तक करंट नहीं आता तब तक ईएमएफ बोलते हैं। एक बार करंट आ गया बाहर तब इसके वोल्टेज को टीपीडी कहते हैं। सेल का अपना रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, याद है। जब तक करंट बाहर नहीं आया तब तक ईएमएफ बोलते हैं। करंट बाहर आने के बाद जो वोल्टेज उसे टीपीडी बोलते हैं, और सेल का अपना रेजिस्टेंस उसे इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। फिर मैंने कहा था जब करंट नेगेटिव से पॉजिटिव आए तो इसको डिस्चार्जिंग कहते हैं। यहाँ टीपीडी जो होता है करंट फ्लो होने के बाद वो ईएमएफ से कम हो जाता है, ई माइनस आई आर। इस फॉर्मूले को हमने ऐसे भी लिखा था, ई आर बाई आर प्लस। किसी भी सर्किट में क्या करंट फ्लो कर रहा है वो निकालने का फॉर्मूला क्या था, ई अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। में दो तरह के रेजिस्टेंस होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। करंट होता है ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये लास्ट वीडियो में सब डिस्कस हो चुका है। और जब मैंने कहा था कि भाई टीपीडी निकालना है और आपको लग रहा है कि करंट में प्लस से माइनस जा रहा है तो इसको चार्जिंग कहते हैं। तो उस केस में जो टीपीडी है, जो बाद का वोल्टेज है, टीपीडी होता है ना बाद के वोल्टेज को, तो वहां हम कैसे निकालते हैं टीपीडी, वहां हम टीपीडी को ई प्लस आई आर से निकालते हैं। याद होगा आपको। डिस्चार्जिंग हो रहा है, करंट नेगेटिव से पॉजिटिव है तो टीपीडी कम होकर आएगा, ई माइनस आई, ये कम होता जाएगा। ईएमएफ से कम कर दो, और चार्जिंग में ईएमएफ और ऐड करोगे तब टीपीडी मिलेगा। आई आर ये गेन हो जाता है, यहाँ आई आर ड्रॉप हो जाता है। आर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, कैपिटल आर होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो लगा हो। अब इसी पे जैसे एक एग्जांपल आया कि व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज 2 ओम, तब उस सर्किट में करंट है 5 एम्पीयर। फिर क्या बोला उसने, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 4 ओम हो गया उस सर्किट में करंट हो गया 3 एम्पीयर। तो पूछा क्या है, ध्यान से देखना। पूछा ये है फाइंड ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर। बोलोगे सर दिस इज वेरी सिंपल। अभी आपने 2 मिनट पहले फॉर्मूला पढ़ाया, किसी भी सर्किट में करंट निकालने का फॉर्मूला होता है ई अपॉन आर प्लस। अभी पढ़ाया ना, किसी भी सर्किट में ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। बोलोगे सर उस हिसाब से जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 लेंगे तो करंट 5 लेंगे आपके अकॉर्डिंग, तो कितना हो जाएगा बच्चे, आई इज इक्वल टू, कितना हो जाएगा बताओ, आई इज इक्वल टू कितना, 5 एम्पीयर। ईएमएफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 4, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं। क्वेश्चन सेकंड केस में बताओ, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 4 हो गया तो करंट 3 हो गया। अब करंट 3 हो गया तो ई अपॉन कितना है, देखो जरा सोचो। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पहले कितना था बेटा, 5 पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम था, 5 पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और जब करंट 3 हो गया तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 4 है। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन बना दिया मैंने, कुछ नहीं किया मैंने। जब एक्सटर्नल 2 है तो करंट 5 है, जब एक्सटर्नल 2 है तो करंट 5, जब एक्सटर्नल 4 हो गया तो करंट 3 हो गया। क्वेश्चन अब दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, 5/3 इक्वल टू 4 प्लस आर अपॉन 2 प्लस आर। करना है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया, 10 प्लस 5 आर इज इक्वल टू 12 हो गया। इधर लाओ, उसको उधर ले जाओ, कितना हो गया बेटा, 2r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू आ गया, कितना आ गया, 1 इंटरनल रेजिस्टेंस। था ही नहीं, इक्वेशन पता है, दोनों में करंट की वैल्यू रखो, एक एक्सटर्नल पे 2 तो करंट 5, 2 पे 5, 4 पे 3, दो इक्वेशन बनाओ, दोनों को डिवाइड करो, सिंपल आर आ जाएगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब मुझे क्या निकालना है, ध्यान से सुनो, अब मुझे ईएमएफ निकालना है। तो अब क्या करेंगे, तो आर आया ना, पुट आर इन फर्स्ट। अब इस आर को फर्स्ट में पुट कर दो यहाँ फर्स्ट में पुट, क्या हो गया, 5 इज इक्वल टू ई, नहीं पता, 2 प्लस आर, आर कितना है 1, 2 प्लस 1 आ गया, इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 3 जा 50।
फिनिश, ईएमएफ भी आ गया और इंटरनल रेजिस्टेंस। सिंपल सवाल इस फॉर्मूले का। जब एक्सटर्नल 2 करंट 1, करंट 5 सॉरी, जब एक्सटर्नल 4 करंट 3, तो इक्वेशन बन जाएगा, दोनों को डिवाइड, पहले इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा, स्मॉल आर को रख दो किसी एक में, ईएमएफ। अब मान लिया, आप देख लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सिंपल था बट इंपॉर्टेंट था। अब मान लो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूं। एग्जाम्पल क्या है जरा सुनना। क्या कहा गया कि एक सेल का ईएमएफ 20, ईएमएफ दे रखा है 20। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट। उसमें करंट जो फ्लो कर रहा है वो 10 एम्पीयर, और इंटरनल रेजिस्टेंस है, सुनना ध्यान से बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस है, पूछा क्या है भाई, और ये बोला है आप प्लीज आप हमें ये बताइए सबसे पहले, फाइंड टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ड्यूरिंग चार्जिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग चार्जिंग, चार्जिंग हो रहा है भाई, चार्जिंग। सेकेंड क्या पूछा है, फाइंड, देखो ध्यान से, टर्मिनल वोल्टेज। बोलोगे सर दोनों में तो फर्क है, यस फर्क है। सेकेंड में पूछा है फाइंड टर्मिनल वोल्टेज, एक में पूछा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और एक में पूछा है टर्मिनल वोल्टेज, दोनों में बहुत फर्क। फर्क क्या है जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे, टीपीडी ड्यूरिंग चार्जिंग, तो ये बड़ा आसान है। टीपीडी कैसे निकालेंगे, टीपीडी निकालना है ना, क्या फॉर्मूला मैंने टीपीडी का पढ़ाया था, बताओ। चार्जिंग है तो क्या हो जाएगा, E प्लस आई। E कितना है 20, I कितना है 10, R कितना है 2, कितना आ गया बेटा, वेरी सिंपल। ये तो हो गया टीपीडी ड्यूरिंग द चार्जिंग। अब पूछा है कि भाई टर्मिनल वोल्टेज बताओ, ये नई चीज है। तो टीपीडी तो समझ में आता है, डिस्चार्जिंग है तो E माइनस आई आर, चार्जिंग है तो E प्लस आई आर, लेकिन ये टर्मिनल वोल्टेज क्या है सर, ये समझ में नहीं आता हमें। मैं समझाऊंगा क्या है इसका। अगर मैंने पूछा टर्मिनल वोल्टेज बताओ, व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज, तो जो टर्मिनल वोल्टेज होता है ना, सुनो ध्यान से, वो होता है वोल्टेज अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्या टर्मिनल वोल्टेज पूछा जाए तो ये होता है वोल्टेज अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल। तो कभी नहीं, क्या ये क्या होता है बेटा, वोल्टेज अक्रॉस एक्सटर्नल वोल्टेज, कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। अब बोलोगे सर हमें तो एक्सटर्नल वोल्टेज भी नहीं पता, सॉरी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ही नहीं पता, तो हम कहां से निकाल दे टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज किसका वोल्टेज होता है, वोल्टेज अक्रॉस ओनली एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो मुझे उसके पहले आई, ये मुझे कैपिटल आर चाहिए, अभी निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, E अपॉन आर प्लस आर, ठीक है। आई कितना है 10, ईएमएफ कितना है 20, कैपिटल आर नहीं पता, इंटरनल रेजिस्टेंस है 2, 10R प्लस 20 इक्वल टू 20। हो गया बेटा, ओके। यहां एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका 0 आ गया, कैसे 0 आ गया, 20 माइनस 20 0, यानी इस सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का रोल नहीं है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज नॉट हियर। जब नहीं है तो टर्मिनल वोल्टेज क्या आ जाएगा, बोलो, टर्मिनल वोल्टेज भी आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, बिकॉज हियर देयर इज नो, इस डाटा के हिसाब से देयर इज नो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वैलिड। तो R इज इक्वल टू कैसे 0 आया, I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस आर, ईएमएफ कितना है 20, R स्मॉल r कितना है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10R प्लस 20, ये 20 है ही है, 0। मान लो कुछ ऐसा डाटा होता जिसमें इसकी वैल्यू आ जाती, मान लो R आ गया, मैंने कहने का मतलब ये कि डाटा कुछ इस तरह से है कि कैपिटल R आ गया, कैपिटल R आ गया 5 ओम, एक एग्जांपल, 0 नहीं आया 5 ओम, तो फिर करते, फिर क्या हो जाता I इंटू, अब कितना हो जाता टर्मिनल वोल्टेज, बोलो क्या हो जाता उस केस में, बोलो I इंटू आर, I कितना है 10, R कितना आया 5, आंसर हो जाता 50 वोल्ट। तो मेरे कहने का मतलब है
टर्मिनल वोल्टेज होता है वोल्टेज अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस I इंटू आर। आई कैसे निकालेंगे? ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। सारा डाटा है, वहां से आई पता है, ईएमएफ पता है, इंटरनल रेजिस्टेंस पता है, पहले ये निकालेंगे और उसके बाद टर्मिनल वोल्टेज निकालेंगे। इस सवाल में जीरो आया तो जीरो बोल देंगे, क्योंकि जब आर ही नहीं है तो टर्मिनल वोल्टेज कहां से आए। अब मान लो ऐसा डाटा होता कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो ना आकर कुछ वैल्यू आ जाती तो टर्मिनल वोल्टेज बता देते, जितनी वैल्यू आती फिर आई इंटू आर कर देते। तो टर्मिनल वोल्टेज अलग चीज है, टीपीडी अलग चीज है। टीपीडी या तो चार्जिंग है तो ई प्लस आई आर, डिस्चार्जिंग है तो ई माइनस आई आर, और टर्मिनल वोल्टेज होता है वोल्टेज अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इस सवाल में करंट दिया हुआ था, ईएमएफ दिया हुआ था, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वाज नॉट हियर। तो पहले हम आर निकालेंगे फिर टर्मिनल वोल्टेज निकालेंगे। अब इस क्वेश्चन के बाद जैसे मैं एक एग्जांपल करा रहा हूं, एग्जांपल ये है कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस हमारे पास ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, हमारे पास दो इंटरनल है R1 और R2 दिया हुआ है। हमारे पास ये दो क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस, दो इंटरनल रेजिस्टेंस। हमारे पास एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और हमारे पास दो इंटरनल रेजिस्टेंस। अब सुनने वाली बात, अब इसने क्या कहा, और सुनो आप ध्यान से, बहुत गौर से सुनना। इसने क्या कहा कि पहले केस में when there is no एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मान लो जब वहां पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लिया गया, करंट मान लो I1 है, क्या हो जाएगा? करंट का फॉर्मूला क्या होता है? ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस में क्या है बेटा? एक्सटर्नल है नहीं, और क्या बोला? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है नहीं, और R1 और R2 सीरीज में। ठीक है, तो क्या बन गया? कैपिटल आर है नहीं, R1 प्लस ये करंट आ गया। सेकंड केस में क्या बोला उसने? when there is only R1, सिर्फ R1 है सर, नो दूसरा लिया ही नहीं गया और एक्सटर्नल भी नहीं लिया गया, तो उस केस में करंट मान लो I2 आ गया। I2 क्या हो जाएगा? ईएमएफ अपॉन आर। थर्ड केस में क्या बोल रहा है? यहां पे क्या था? यहाँ पे एक चेंज करूंगा मैं, यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इफ देयर इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, थोड़ा चेंज करूंगा, मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और दोनों सीरीज का, मतलब यहाँ पे क्या आ गया बेटा? थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ मैं सवाल में, R1 प्लस R2 अब प्लस। फिर क्या बोला उसने? उसने बोला कैसा है कि अब सिर्फ R1 है, बाकी सबको हटा दिया गया, तो करंट इस केस में। अब क्या बोला? नाउ सुनना, इफ R1 and R2 in parallel with in parallel and circuit has external resistance, मतलब अब क्या बोल रहा है भाई कि अब उस सर्किट में, पहले केस में क्या था? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था और R1 R2 सीरीज में लिए गए थे, तो टोटल रेजिस्टेंस में क्या आ गया? ईएमएफ आ गया, ये टोटल इंटरनल आ गया और ये एक्सटर्नल आ गया। सेकंड में केस में क्या बोला कि अब इस सर्किट में सिर्फ R1 है, सिर्फ R1 है और कोई है ही नहीं, तो करंट उस केस में ईएमएफ अपॉन ई क्या है? ये आप समझ रहे हो ना? ई क्या है बेटा? ये तीनों। थर्ड केस में क्या बोल रहा है कि अब R1 R2 जो पहले दोनों इंटरनल को सीरीज में लेते थे दोनों सेल को, अब यहाँ बोल रहा है कि नहीं, दोनों सेल को जो रेजिस्टेंस है उसको पैरेलल में लिया गया है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ। तो यहाँ पे पहले बताओ, जब इस केस में बात आएगी, जब दोनों पैरेलल में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इंटरनल का टोटल निकालो, जब पैरेलल में आ गया तो कितना हो जाएगा बेटा? इंटरनल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसके में देखो उलट दो तो क्या आ गया? R1 R2 बाई R1 प्लस R। ओके, अब बताओ करंट इस केस में मान लो, थर्ड केस में I3 मान लो,
इस केस में करंट क्या होगा, करंट का फॉर्मूला होता है ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल में इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। अब इंटरनल में क्या है, दोनों है और वो पैरेलल में है, तो टोटल इंटरनल तो ये बन गया अब R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 अब प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है। देखो करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जानते हो ना, ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस में इंटरनल अलग एक्सटर्नल अलग। अब ये दोनों सीरीज में है तो इंटरनल का अलग बन गया ग्रुप, इसका अलग, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। इस केस में ये दोनों फिर था, यहां भी था, इस केस में ये दोनों फिर था, लेकिन ये दोनों पैरेलल में था। तो अब टोटल इंटरनल कितना आ गया, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। बस अब इंटरनल के जगह पे ये सीरीज में था, अब ये पैरेलल में आ गया, इंटरनल अलग। करंट तो ये होता है ना ईएमएफ अपॉन इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। तीनों केस में तीन करंट है। फर्स्ट केस का करंट, केस में क्या था, एक एक्सटर्नल था, दो इंटरनल सीरीज में थे और फिर एक्सटर्नल अलग से था। करंट का फॉर्मूला भूले तो नहीं हो, ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। ओके, और इस केस में इंटरनल रेजिस्टेंस दो हैं, लिया गया है दो और दोनों सीरीज में लिया गया है, तो इंटरनल R1 प्लस R2, इंटरनल और प्लस एक्सटर्नल। सेकंड केस में बोल रहा है सिर्फ R1 लिया गया है, कोई और कुछ है ही नहीं, तो E बाई R1। थर्ड केस में क्या बोला है, फिर दोनों लिया गया है, कौन, R1 R2 फिर लिया गया अगेन, लेकिन इन दोनों को पैरेलल में लिया गया, तो इन दोनों का पहले पैरेलल में नेट निकाल दो, तो ये बन गया टोटल इंटरनल, टोटल इंटरनल बन गया इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। अब बोला है उसने कि तीनों केस में बताओ करंट का ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ कि सबसे पहले सबसे ज्यादा करंट कहां, फिर कहां, फिर कहां। तो सबसे ज्यादा करंट I1 है, I2 है या I3 है, ये बता। तो बोलोगे सर मुझे लगता है सबसे ज्यादा करंट I2 है, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस सबसे कम है, तो करंट सबसे ज्यादा है। तो करंट का ऑर्डर बनाओगे तो सबसे ज्यादा करंट I2 है, क्योंकि देखो रेजिस्टेंस सबसे कम है। अब बोलोगे सर अब इसके बाद इन दोनों में कौन है, बोलोगे साफ दिख रहा है सर, यहाँ ये दोनों सीरीज में है, यहाँ ये दोनों सीरीज में है और यहाँ ये दोनों पैरेलल में है। साफ दिखता है सर कि पैरेलल में जो रिजल्ट आता है दो सीरीज में वो बढ़ के देगा। यहाँ दो इंटरनल यहाँ भी है, दो इंटरनल यहाँ भी है, यहाँ ये सीरीज में है और यहाँ ये दोनों पैरेलल में है। तो ऑब्वियस सी बात है पैरेलल से जो आउटपुट आता है वो कम आता है, तो ये कम होगा तो नीचे का पूरा रिजल्ट ही कम हो जाएगा, तो इसका करंट अब ज्यादा है। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस यहाँ है, सबसे ज्यादा, इसका मतलब करंट सबसे कम। ये हमें बताना था करंट का ऑर्डर कि बताइए किस केस में करंट ज्यादा बनेगा, किस केस में करंट कम बनेगा। फर्स्ट केस में दोनों इंटरनल लिया गया है, दोनों सीरीज में लिया और एक्सटर्नल तो है ही, तो करंट का फॉर्मूला होता है ईएमएफ अपॉन इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। इस केस में एक्सटर्नल को उड़ा ही दिया है और इंटरनल में भी सिर्फ एक को रखा है। थर्ड केस में फिर दोनों इंटरनल लिया है और पैरेलल में लिया है, तो जाहिर सी बात है ये दो टोटल इंटरनल प्लस ये एक्सटर्नल। तो सबसे कम रेजिस्टेंस कहाँ है, यहाँ है, क्योंकि इसमें मात्र एक रेजिस्टेंस है। इसमें और इसमें देखोगे तो साफ है कि पैरेलल से जो आउटपुट आता है वो रेजिस्टेंस का वो कम हो जाता है सीरीज के कंपैरिजन। तो ये आउटपुट कम होगा इंटरनल का, तो ये पूरा ही कम हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस वन। तो सब ऐड होके आ रहे हैं सीरीज में, इंटरनल सीरीज में है, इस नेट इंटरनल की वैल्यू इस नेट इंटरनल से ज्यादा है, तो टोटल ज्यादा हो जाएगा, तो करंट कम हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब बहुत सारे क्वेश्चंस आपने देख लिए। अब जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, आपको याद है या नहीं, कि इन डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, जब सेल डिस्चार्ज हो तो आपको मैंने क्या फॉर्मूला पढ़ाया था टीपीडी का, एक तो फॉर्मूला पढ़ाया था E माइनस आई आर, याद करो E माइनस आई आर जब सेल डिस्चार्ज होता है, और एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था याद है ई आर बाई आर प्लस आर, दोनों फॉर्मूले थे ना, दोनों फॉर्मूले मैंने पढ़ाए थे। और इसको मैंने कहा था आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, याद करो E बाई 1 प्लस आर बाई आर, कैसे ऊपर नीचे कैपिटल आर से डिवाइड करके, सब डिस्चार्जिंग में बताया था। अब क्या सवाल है कि इफ R1 ग्रेटर देन R2, मतलब दो लिए गए हैं सर्किट में, एक बार R1 लिया गया और एक बार R2 लिया गया, तो बताओ किस केस में TPD ज्यादा मिलेगा। दो रेजिस्टेंस है, मतलब एक में V1 मिला कितना E बाई 1 प्लस R बाई R1, एक बार R1 रखा गया है, दूसरी बार R2 रखा गया है, तो अगला TPD क्या होगा E बाई
1 प्लस आर बाई आर टू। जब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को चेंज करोगे तो टीपीडी भी तो बनेगा। अब देखो साहब बोला कि R1 R2 से बड़ा है, तो कौन सा टीपीडी ज्यादा होगा? तो मैं बताऊं V1 V2 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों पहले भी बता चुका था डायरेक्टली है। कैसे डायरेक्टली है? जितना ये कम होगा, जितना ये सोचो, चलो जो भी मानो, चलो मान लो ये मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम होगा। बोलोगे कैसे सर? मैं बताता हूं। अगर नीचे वाला मैक्सिमम हुआ तो ये मिनिमम हो जाए, पूरा नीचे का मामला ही मिनिमम हो जाए। तो जब ये मैक्सिमम तो ये मिनिमम, तो सब मिनिमम, और जब सब मिनिमम तो ये फिर मैक्सिमम। तो इसका मतलब जिस केस में आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा लिया है, R1 बड़ा है R2 से, तो उस केस का टीपीडी भी अगले केस से ज्यादा V2 होगा। इस केस में टीपीडी ज्यादा मिलेगा जिस केस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R1 लेंगे, और उस केस में टीपीडी कम मिलेगा जिस केस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। चीज याद रखना। फिर एक क्वेश्चन आया, इफ a storage cell, एक स्टोरेज सेल है, सेल तो सेल है, स्टोरेज सेल है, बताता हूं इसके बाद। हैज is charging by 120 volt DC सप्लाई। क्या कहा उसने? एक स्टोरेज सेल है जिसको हम चार्ज कर रहे हैं। सेल तो चार्ज होता है 120 वोल्ट डीसी, क्योंकि सेल में ना डायरेक्ट करंट जाता है। इतने वोल्ट से हम उसे चार्ज कर, हैज ईएमएफ, और उसका जो ईएमएफ है वो है 8 वोल्ट। कितना है? 8 वोल्ट। क्या 8 वोल्ट है बेटा? ईएमएफ। ध्यान से सुन, ईएमएफ दे रखा। फाइंड टर्मिनल वोल्टेज। वेरी गुड क्वेश्चन। ऑफ सेल। फाइंड व्हाट? टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ नहीं, सेल का तो होता नहीं है। फाइंड टर्मिनल ऑफ ओपन। ओके, फाइंड टर्मिनल। टर्मिनल वोल्टेज पूछा, याद सुन क्या पूछा है? टर्मिनल वोल्टेज 120 वोल्ट डीसी सप्लाई है जिसे हम चार्ज कर रहे हैं, उसका ईएमएफ है 8 वोल्ट। आपसे पूछा है कि बताइए व्हाट विल बी द टर्मिनल वोल्टेज का प्लीज डिफाइन इट। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम का लिया गया है और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1। जाओ सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हम करंट निकालें, पहले करंट निकालें। टर्मिनल वोल्टेज तो जानते हो ना, वोल्टेज अक्रॉस ओनली एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो भी डिस्कस। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? करंट निकालेंगे। करंट, तो करंट कैसे निकालेंगे बेटा? करंट होता क्या है? I इक्वल टू ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल का मतलब एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल, ये ध्यान रखना। अब इंटरनल अगर ज्यादा है, मतलब 2 है तो 2 लेंगे, 3 है तो 3 लेंगे, 4 है तो 4 लेंगे। बस होता तो ये है इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। अब ये कितने हैं वो तो अलग बात है। 4 है, सीरीज में है तो चारों को सीरीज बना के लेंगे। यहाँ ये 2 है तो 2, मतलब कि जो फॉर्मूला यही होता है। अब जो एक से ज्यादा है, ये है ये, उसके हिसाब से इसकी वैल्यू नेट निकाल के रख दी जाए। फॉर्मूला का पैटर्न तो यही। अब बोलोगे सर हम यहाँ पे कौन सा ईएमएफ लें? सर इस सवाल में 2 वोल्टेज की बात की है, 120 वोल्ट भी और 8 वोल्ट भी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये 120 वोल्ट डीसी सप्लाई है, ये वो वोल्टेज जो सप्लाई मिल रहा है। और स्टोरेज सेल है, स्टोरेज सेल क्या करता है कि जितना सप्लाई मिलेगा उस सप्लाई में से जितनी उसकी अपनी कैपेसिटी है, कितनी कैपेसिटी स्टोर करने की? 8 वोल्ट। पहले इसको अपने अंदर स्टोर कर ले। क्या तो बचा कितना? 120 वोल्ट सप्लाई था, और ये स्टोरेज सेल है। स्टोरेज सेल का मतलब ये स्टोर कर लेगा, इसको यूज नहीं करेगा। यूज वो ईएमएफ होगा जो एक्स्ट्रा है। उतना सप्लाई दे रहे हो 8 वोल्ट है, तो एक्स्ट्रा कितना मिला बताओ? 120 माइनस 100 लिया जाएगा। इफेक्ट ये नहीं लिया जाएगा करंट में। यहाँ पे कौन सा लेंगे? जब स्टोरेज सेल हो, उसकी कैपेसिटी कम हो, सप्लाई ज्यादा हो, तो यहाँ पे कौन सा ईएमएफ होगा जो करंट को फ्लो कराएगा? वो होता है एक्स्ट्रा ईएमएफ, इफेक्टिव ईएमएफ। वो
जितना सप्लाई है, जितना ये स्टोर करने की कैपेबिलिटी, ईएमएफ का मतलब स्टोर करने वाला। अगर सप्लाई भी इतना होता, इतना के बराबर, तो इसी के कारण करंट फ्लो करता, क्योंकि एक्स्ट्रा तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो जो ईएमएफ है उसी से करंट बनेगा। बट यहाँ पे एक्स्ट्रा काफी मिल रहा है, 120 वोल्ट से 8 वोल्ट स्टोरेज सेल स्टोर कर लिया इसमें, तो रिमेनिंग जो होगा ना, दैट इज द मेन रोल, उसका मेन रोल होगा, दे विल हैव मेन रोल टू फ्लो द करंट। तो यहाँ पे ना 8 लेंगे ना 120 लेंगे, ईएमएफ जो लेंगे वो कितना एक्स्ट्रा है, 112 अपॉन, बस अब करंट कितना आ गया बेटा, 112 अपॉन 2 प्लस 0.1, ये आप करंट निकाल दोगे, चल गया करंट जो भी सॉल्व करके। अब करंट निकालने के बाद आपसे टर्मिनल वोल्टेज पूछा है, तो मैंने क्या कहा था आपको, क्या कहा था आपको, याद करो, टर्मिनल वोल्टेज कैसे निकालते हैं। टर्मिनल वोल्टेज होता है वोल्टेज अक्रॉस ओनली एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बस आई निकल गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पता है, यू विल गेट द टर्मिनल। ये सवाल भी डिफरेंट था, दैट वाज डिफरेंट क्वेश्चन। स्टोरेज सेल है, इसमें सप्लाई हम 120 वोल्ट दे रहे हैं और उसके ईएमएफ जो स्टोरिंग कैपेसिटी है वो 8 वोल्ट है, तो जो एक्स्ट्रा सप्लाई है ना, दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट। यहाँ पे ये ईएमएफ नहीं चलेगा, यहाँ पे ये ईएमएफ चलेगा, 120 100। याद रखना, कुछ इस तरह के सवाल है तो ऐसे ही कर। ये सब जो क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं, करा रहा हूं, समझ रहे हो ना, ये सारे क्वेश्चंस सेल के ईएमएफ पे हो, ईएमएफ सेल के ईएमएफ पे हो। अब देखो बेटा, आपने ये जो सेल का ईएमएफ पढ़ा, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल का ईएमएफ, सेल का ईएमएफ क्या, टीपीडी क्या है, टर्मिनल वोल्टेज क्या है। टर्मिनल वोल्टेज नहीं बात आई, टर्मिनल वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जो वोल्टेज ऑफ ओनली एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये सब चीजें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये जो आपने देखे, छोटा सा सेशन देखा, इस सेशन में मैंने आपको क्वेश्चंस कराए, किसके क्वेश्चन कराए, सेल्स के क्वेश्चन कराए। अब जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसमें मैं ग्रुपिंग ऑफ सेल पे पढ़ाऊंगा। क्या टॉपिक पढ़ाऊंगा, ग्रुपिंग ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये आपने एक छोटी सी वीडियो देखी, मैं सेल के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन, सेल के, सेल का टीपीडी, सेल का ईएमएफ, ये सब क्वेश्चन आए। और अभी ग्रुपिंग ऑफ सेल शुरू होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होगा। इसके लिए आप वेट करो नेक्स्ट वीडियो का और खूब पढ़ाई करो। मिलते हैं नेक्स्ट